हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी अभी डायग्नोज हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अपने आप में ये कितनी विचलित कर देने वाली बात होती है। ऐसा लगता है ना कि हमें डायबिटीज़ हो गई। तो अब डायबिटीज़ शुगर की बीमारी होती है, इसमें बहुत अलग-अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कभी भी शुगर कम हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मन इस तरह के सारे डर से ना बिल्कुल ग्रस्त हो जाता है और बीमारी ठीक से मैनेज भी शायद नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ इसमें। मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में उन 20 इम्पॉर्टेंट बातों की, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको अभी-अभी टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो डायग्नोज़ हुई है। उससे क्या होगा कि अगर आप इन 20 पॉइंट को सुनेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे सारी की सारी जो बातें करूँगा बिल्कुल साइंटिफिक हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपको इन 20 बातों का मन में ध्यान रखेंगे ना, तो आप अपनी बीमारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उससे चांसेस रहेंगे कि आपको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी ना डेवलप हों या देर में डेवलप हों। साथ-साथ में अगर आपकी बीमारी ज़्यादा ढंग से मैनेज हो रही है, तो फिर इसका आपकी लाइफ़स्टाइल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगी, मतलब बहुत नगण्य हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स को मैनेज किया है और सुपरवाइज़ किया है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपनी डायग्नोसिस को समझिए। आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ टाइप 2 बीमारी है क्या? तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी मेडिकल टीम से बात करके समझ सकते हैं, या फिर आप जो भी इंटरनेट पे जो रेप्यूटेड हेल्थ केयर वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे आप जा कर के पढ़ सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वैसे ब्रीफ में बताता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा-सा एक सरलता से बिल्कुल सही-सही एक्यूरेट आइडिया लग पाए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी है, वो इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है अपने शरीर के अंदर। क्या होता है इंसुलिन का रोल? इंसुलिन पैंक्रियाज़ नाम की ग्रंथि से सिक्रीट होता है, निकलता है। मैं आपको बताता हूँ इसका बॉडी में रोल क्या होता है। देखिए, जब भी हम कभी खाना-वाना खाते हैं ना, तो उस खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो सिंपल शुगर में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल शुगर का एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे ग्लूकोज़। अब ये सिंपल शुगर जो है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, मतलब कि हमारे खाने की नली से एब्ज़ॉर्ब होके हमारे ब्लड में आ जाते हैं, मतलब कि हमारे खून की नलियों में आ जाता है ये शुगर। ठीक है? अब इंसुलिन नाम के हार्मोन का काम क्या होता है कि जब खून की नलियों के अंदर ये शुगर आ चुका है, अब इस शुगर को पुश करेगा इंसुलिन हमारी कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए, कि भई खून की नली से हट करके अब कोशिकाओं के अंदर शुगर चली जाए। इससे क्या होगा कि हमारी कोशिकाएँ जो हैं, वो इस शुगर को ईंधन की तरह से, मतलब फ्यूल की तरह से इस्तेमाल कर पाएँगी और कोशिका के अंदर जो असंख्य रिएक्शंस चल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, जिनको ठीक से प्रभावी तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी उनको मिल जाएगी इस शुगर से। ठीक है? तो जब बॉडी इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, तब क्या होता है? तब होता है कि खाना डाइजेस्ट हुआ और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में परिवर्तित हो गए, वहाँ से ब्लड में आ गए। लेकिन अब क्या है कि चूँकि बॉडी इंसुलिन को ठीक से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही है, तो अब ब्लड में ही ये शुगर रह जाएगी, ब्लड से कोशिकाओं के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाएगी ठीक से। उससे क्या होगा, अब कोशिकाओं की ऊर्जा की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो अब ठीक से नहीं चल पाएँगी, क्योंकि अब ऊर्जा ही नहीं मिल पा रही है। प्लस क्या होगा कि अब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा हाई रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब शुगर जो है वो ब्लड में ही रह जा रही है, ब्लड से कोशिकाओं में जा ही नहीं पा रही है। तो जब ये नापा जाएगा, तो देखेंगे कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अगली चीज़ आती है कि अगर आपको अभी-अभी टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है, तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी आपका होना चाहिए, ताकि ये ठीक से पता लग सके कि बॉडी के अंदर और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या कि बाकी सब चीज़ें ठीक-ठाक चल रही हैं। तो कई सारे टेस्ट होते हैं, मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि जो टेस्ट हमें जो भी डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं, उनमें बीच-बीच में करा के देखते रहने होते हैं कि वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं। जैसे कि एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है HbA1c। इससे हमें पता लगता है कि पिछले 2-3 महीने का शुगर कंट्रोल हमारी बॉडी में कैसा चल रहा था। हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा है, वो एवरेज कितनी चल रही थी, क्या कंट्रोल था। तो ये वाला टेस्ट जो है नॉर्मली हर 6 महीने में एक बार रिपीट करके देखा जाता है, अगर ब्लड शुगर ठीक-ठाक चल रही है तो। लेकिन अगर ब्लड शुगर ठीक-ठाक नहीं चल रही है, अगर ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं चल रहा है, अगर बार-बार दवाएँ बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, या अगर अभी हाल-फिलहाल में ही दवा बदली है,
तब फिर ये HbA1c वाला टेस्ट जो है ये 3 महीने में भी करके देखा जाता है, ताकि बहुत ठीक से पता लग सके कि जो शुगर का कंट्रोल है ब्लड में वो क्या चल रहा है। अब बात आती है ब्लड प्रेशर की। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो फ्रीक्वेंटली मतलब कि जल्दी-जल्दी से चेक कर सकें। उसकी मॉनिटरिंग अगर आप घर पे ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ क्या है कि महीने में 1 बार तो कम से कम ब्लड प्रेशर चेक होना ही चाहिए। या जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनसे ब्लड प्रेशर अपना चेक ज़रूर कराइए। अब बात करता हूँ कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ब्लड से चेक किया जाता है। तो अगर जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक-ठाक चल रही है, तब तो साल में 1 बार चेक करके देखना ठीक है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल जब भी चेक किया गया तब ज़्यादा हाई आया है, मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा आई है, या कि आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएँ ऑलरेडी खा रहे हैं, तब फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो हर 6 महीने में चेक करके देखा जाता है। अब बात करता हूँ मैं किडनी फंक्शन टेस्ट की, मतलब कि आपके गुर्दे किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ भी साल में कम से कम 1 बार ज़रूर करके देखी जाती है। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक-ठाक चल रहे हैं तो। अगर पहले से ही ठीक नहीं चल रहे हैं, तब फिर ये जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर मेनली क्या-क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आता है यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया। इसका मतलब हो गया क्या यूरिन के ज़रिए एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन भी जो है वो निकल रहा है बॉडी से बाहर, ये चीज़ देखी जाती है। और अगर ये चीज़ पाई जाती है तो इसका मतलब है कि अर्ली किडनी डैमेज होने की आशंका ज़्यादा है। फिर डॉक्टर्स जो हैं वो आगे टेस्ट करके देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली किडनी के अंदर की सिचुएशन क्या है। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन आता है और जैसे कि ईजीएफआर आता है। ईजीएफआर का फुल फॉर्म हो गया एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये सीरम क्रिएटिनिन हो गया या ईजीएफआर हो गया, इनसे ये पता लगता है कि जो किडनी का छानने वाला फंक्शन है, जो मतलब फ़िल्ट्रेशन का फंक्शन है, वो कैसा चल रहा है। क्योंकि किडनी का काम क्या होता है कि किडनी एक तरह से ब्लड को छान देती है ना, और छान के जो भी टॉक्सिक विषैले पदार्थ हैं, उन सबको यूरिन के ज़रिए हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देती है और बाकी चीज़ें हमारे ब्लड में दोबारा एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। तो किडनी का वो फ़िल्ट्रेशन वाला मतलब कि छन्नी वाला फंक्शन कैसे चल रहा है, वो इन चीज़ों से पता लगता है। अब अगली चीज़ आती है कि आँखों के बारे में, कि आँखों का भी टेस्ट होना ज़रूरी है। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है आँखों में, तो भी कम से कम साल में 1 बार ज़रूर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि बिल्कुल डिटेल में आँखों का एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो रेटिना नाम की लेयर होती है, आँखों में जो सबसे पीछे की तरफ एक झिल्ली होती है, आप समझ सकते हैं, जिसका नाम होता है रेटिना। और इस झिल्ली में क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें वातावरण में देख रहे होते हैं ना, उनकी इमेज बनती है, मतलब उनका प्रतिबिंब बनता है रेटिना की नाम की लेयर में। और उस प्रतिबिंब को फिर हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं ना, वो समझती हैं कि अच्छा हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो रेटिना में डैमेज धीरे-धीरे देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में समय के साथ-साथ, मतलब आगे बढ़ते हुए। अगर बीमारी ठीक से कंट्रोल नहीं है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा जल्दी भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ एक दिक्कतें आँखों की पैदा हो रही हैं, अगर कुछ एक साइन्स इस तरह के दिख रहे हैं डॉक्टर्स को कि रेटिना में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ आँखों के और इश्यूज़ हैं, तब तो फिर और जल्दी-जल्दी आँखों के एग्ज़ामिनेशन किए जाते हैं, मतलब कि हर 6 महीने में किए जाएँगे या फिर शायद कभी उससे भी ज़्यादा जल्दी, अगर बीमारी की जो रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा है। वरना अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेटिना अगर ठीक-ठाक चल रही है, तो साल में 1 बार आँखों का एग्ज़ामिनेशन करके देखना ठीक होता है। अगली चीज़ आती है कि अपना फुट एग्ज़ामिनेशन करना, मतलब कि अपने पैरों का एक तरह से चेकअप करना। किस लिए? कि कोई सर्कुलेशन के इश्यू तो नहीं आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के, या कोई मतलब नर्वस सिस्टम वाले इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं कि न्यूरोपैथी हो रही हो। न्यूरोपैथी का मतलब हो गया कि जो भी नसें मतलब सप्लाई करती हैं, क्या वो नसें हमारे पैरों को जो सप्लाई कर रही हैं, क्या उन नसों में कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो इसका पता कैसे लगेगा? वैसे तो ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट, तो उनसे एक बार ज़रूर बोल दें कि एक बार आप मेरा फुट एग्ज़ामिनेशन करके देख लें। डॉक्टर्स खुद ही देख लेते हैं वैसे। अदरवाइज़ आप अपने घर में भी डेली एक बार देख सकते हैं कि क्या आपके पैर में कोई इन्फेक्शन की तरह से साइंस तो नहीं पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि पैर में किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही हो, या बहुत ज़्यादा वो गर्म लग रहा हो, या वहाँ पे टच करने में दर्द हो रहा हो कुछ, या स्वेलिंग आ रही हो, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके पैर में किसी भी जगह पे कोई कट-वट तो नहीं है, या कि कोई घाव तो नहीं पैदा हो रहा। क्या होता है ना कि डायबिटीज़ में कि आपके पैरों के अंदर सेंसेशन वगैरह कम हो सकती है, क्योंकि नसें प्रभावित हो सकती हैं, जो बहुत पतली-पतली नसें वहाँ पर होती हैं। तो सेंसेशन प्रभावित होने से क्या होता है, कई बार हमारे पैर में कुछ रगड़-वगड़ लग भी गई, कुछ चोट-वोट लग भी गई ना, तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता। इसलिए हम उस चोट की केयर नहीं कर पाते और वो फिर चोट अपने आप जो है बढ़ती रहती है अंदर-अंदर ही। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने फुट को ज़रूर एग्ज़ामिन करें डेली। अगला पॉइंट है कि आपकी अपनी एक जो मेडिकल टीम है, उनके साथ में आपकी रैपो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके मन में कोई भी कभी भी विचार आ रहा है, कोई भी दुविधा आ रही है, आप उनके साथ में बात कर सकें और अपनी समस्या का समाधान ले सकें। तो आपकी मेडिकल टीम में एक बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब कि फिज़िशियन होते हैं, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं।
साथ-साथ में अच्छा होगा कि अगर आपकी मेडिकल टीम में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो जो डायबिटीज़ बीमारी है या इंसुलिन हार्मोन की होती है, तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा हाई डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए। और अच्छा होगा कि अगर आपकी टीम में एक डायटीशियन ज़रूर हो। डायटीशियन का मतलब हो गया न्यूट्रिशनिस्ट। साथ-साथ में आई स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, आँखों के स्पेशलिस्ट मतलब कि ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। एक डायबिटीज़ एजुकेटर भी होना चाहिए, जो आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आपको डायबिटीज़ के बारे में वो ठीक से तुरंत-तुरंत समझा सके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा-सा बिज़ी होते हैं या थोड़ा ऑक्यूपाइड होते हैं किसी मूवमेंट पे, लेकिन आपको उस टाइम पर ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको डायबिटीज़ एजुकेटर जो है वो ठीक से समझा सकते हैं। साथ-साथ में एक पोडियाट्रिस्ट होने चाहिए, जो कि एक तरह से पैरों के मतलब फुट के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में हम समझते हैं कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि हमारे पैरों में सेंसेशन वगैरह का अभाव हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी ठीक से असेस करने के लिए अगर पोडियाट्रिस्ट टीम में है तो उससे अच्छा रहेगा। अगली चीज़ आती है कि आपको अपनी ब्लड शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। तो आपको कब-कब मॉनिटर करना है, ये आपको आपकी मेडिकल टीम या आपके डॉक्टर ठीक से बता पाएँगे, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड होता है कि आपकी ब्लड शुगर क्या चल रही है, आपकी बीमारी जो है वो मतलब किस लेवल पे है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है या अभी सिंपल है, स्टार्ट ही हुई है। तो इसी हिसाब से डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको किस-किस कितनी फ्रीक्वेंसी पे मतलब अपना ब्लड शुगर चेक करना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोमीटर कैसे यूज़ करना है, या अगर आपकी कंटिन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग चल रही है तो उसे कैसे यूज़ करना है। साथ-साथ में जो भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं ना ब्लड ग्लूकोज़ की, उनको आप एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। उससे आपके डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी बीमारी को समझने में और आपकी मेडिसिन्स को, आपकी दवाओं को, आपके ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने में। देखिए, ब्लड शुगर को चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा सेफ़ और सुरक्षित होता है, ईज़ी भी होता है, लेकिन एक बार इसमें कई बार लोगों को मन में ना थोड़ी अड़चन होती है। तो लोग ठीक से नहीं इसका इस्तेमाल कर पाते, या उनको ये लगता है कि हम अगर करेंगे तो ठीक से आएगी नहीं, तो वो इस चीज़ से बचते हैं, झिझकते हैं। एक बार अपनी मेडिकल टीम से आप ज़रूर बात करिए, ताकि वो आपको ठीक से इस बारे में पूरी तरह से गाइडलाइन दे सकें, आपको समझा सकें कि भई किस तरह से चेक करना है ब्लड शुगर। इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ग्लूकोमीटर बिल्कुल ठीक-ठाक कंडीशन में हमेशा हो, उसके अंदर बैटरीज़ वगैरह हों, आपके पास जो भी प्रिकिंग डिवाइस होता है, लैंसेट वो हो, जो आपके पास टेस्ट की स्ट्रिप्स होती हैं वो भी हमेशा होनी चाहिए, जो अल्कोहल स्वैब होता है मतलब उँगली पोंछने के लिए कॉटन स्वैब होता है, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर सप्लाइज़ हमारे पास हैं तो उसके बाद क्या है कि हमें ग्लूकोमीटर से चेक करने में ईज़ी रहेगा हमेशा। चेक करने के टाइम पे क्या होता है कि हर बार अलग-अलग उँगली से चेक करना चाहिए नॉर्मली, और बस उसमें क्या है, आपने अपना कॉटन स्वैब लिया, उससे उँगली को ठीक से पोंछ दिया आपने। ये ध्यान रखिए कि जो उँगली के बिल्कुल बीच का सिरा होता है, जो पल्प हो गया एक तरह से फिंगर पल्प बीचों-बीच का ना, वो थोड़ा-सा पेन सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो बजाय वहाँ पे प्रिक करने के आप साइड में प्रिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ब्लड तो आ जाएगा और आपको पेन भी कम होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डेप्थ होती है ना, कि मतलब किस नंबर पे सेट करना है, तो उतना ही गहरा प्रिक होता है। ये आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि आपको लैंसेट डिवाइस जो है वो कितनी डेप्थ पे सेट करना है ग्लूकोमीटर में। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रिक करें तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब उसको मिल्किंग मत करिए। बहुत ज़्यादा मतलब मत निचोड़िए, वरना क्या है कि सैंपल थोड़ा-सा जो आता है वो ठीक नहीं होता। तो नॉर्मली ब्लड का फ्लो आने दीजिए। हल्का-सा दबाना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसे हार्डली नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रिक करने जा रहे हैं उसके पहले आपने अल्कोहल स्वैब से ठीक से साफ़ किया है वो एरिया, तो आप उसे ड्राई होने दीजिए। ऐसा नहीं कि वो अभी गीला ही है और आपने प्रिक कर दिया, वो भी ठीक नहीं होता, उससे भी रिज़ल्ट जो है वो गलत आ सकते हैं। जब भी आपका टेस्ट हो गया हो, तो उसके बाद नॉर्मली वेटिंग टाइम होता है, अपने आप उसमें जो है वैल्यू लिख के आ जाती है ग्लूकोमीटर में कि कितनी शुगर चल रही है, उस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल करी हैं सारी की सारी, जैसे कि टेस्ट की स्ट्रिप हो गई, लैंसेट वगैरह हो गई, उसको आप सेफली डिस्पोज़ कर दीजिए। तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कॉन्फिडेंटली बिल्कुल, कि ब्लड शुगर कैसे चेक करनी है, ताकि आप किसी भी टाइम ब्लड शुगर चेक कर सकें। खास तौर पे क्या होता है, जब भी कभी ट्रीटमेंट मरीज़ों का स्टार्ट होता है, दवाएँ वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो बहुत बार लोगों को क्या होता है कि दवाएँ कई बार नहीं भी सूट करती, कि शुगर कई बार ज़्यादा कम हो गया तो कुछ लक्षण आना स्टार्ट हो गए, कुछ घबराहट होने लगी, शिवरिंग होने लगी, कुछ भी ऐसी चीज़। तो क्या है कि ऐसी किसी भी कंडीशन में जबकि आपको कुछ भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर किसी ने आपका ब्लड शुगर चेक करके देख लिया या आपने खुद देख लिया ना, तो उससे एक एक फाइंडिंग हो जाती है कि जिस टाइम पे मुझे लक्षण आ रहे थे, उस टाइम पे मेरी ब्लड शुगर इतनी थी। इससे डॉक्टर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है, मेडिसिन्स को ऑप्टिमाइज़ करने में, मतलब कि ट्रीटमेंट प्लान को और ज़्यादा बेटर बनाने में। अगली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि आपको ठीक से पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में मैं क्या-क्या चीज़ें खा सकता हूँ और क्या-क्या चीज़ें नहीं खा सकता। ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है।
शुरू-शुरू में तो ठीक है, लोगों के अंदर एक डर होता है, एक डिसिप्लिन होता है और लोग प्रॉपर्ली एडवाइस फ़ॉलो करते हैं। बट मैंने देखा है जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, फिर लोगों के मन में थोड़ा ये आना स्टार्ट हो जाता है कि कोई बात नहीं, कभी मैंने थोड़ा-सा खा लिया तो क्या हो गया? फिर वो चीज़ थोड़े से स्टार्ट होती है और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ती जाती है। फिर धीरे-धीरे लोग जो हैं वो नॉर्मली डेली ही कुछ ना कुछ गलत-सलत खाते हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए। मीठा खाते हैं या जंक फूड खाते हैं। तो आपको ठीक से अपने डायटीशियन से बात करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए कि आप क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं और आप उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करिए। जो एक जनरल बात है वो ये है कि आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं, उनका भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैदे से बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, ब्रेड बनती है, नमकीन वगैरह होती है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें खाने की होती हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग से केमिकल्स मिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा वो प्रोसेस्ड फूड है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी हैं। तो जो इस तरह की फूड है ना, ये सब के सब जंक फूड ही कहलाते हैं। इन्हें खाने से भी नुकसान ही है। साथ-साथ में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है। इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। हमें बैलेंस्ड मील लेनी है, बैलेंस्ड डाइट खानी है। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, होल ग्रेन्स की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, हमारे खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जो भी डायबिटीज़ फ्रेंडली फ्रूट्स हैं, वो सब ज़रूर होने चाहिए। तो एक बार खुल के बात कर लेनी डॉक्टर से ज़रूरी है, मेडिकल टीम से, और सारी की सारी जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर कर लेना ज़रूरी है क्योंकि खाना तो हमें डेली खाना ही है और खाना तो हमारे लिए बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। तो खाना में हमारा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कब-कब खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। अगली चीज़ आती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डायबिटीज़ टाइप 2 को ठीक से मैनेज करने के लिए, मतलब कि शारीरिक गतिविधियाँ। तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ बात करिए कि आप कौन-कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी या फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपकी मेडिकल कंडीशन समझते हुए, आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, जो आपकी जो फ़िज़िकल चेकअप से फाइंडिंग्स आती हैं, उसके मद्देनज़र आपको बताएँगे कि आप कौन-कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कितने-कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, तो वही चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं डायबिटीज़ में। एक तो ये होता ही है कि जब भी हमारा शरीर मूवमेंट करता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं जिससे कि एक तरह से बॉडी की हीलिंग हो रही होती है अंदर से, हमारी मेटाबॉलिज़्म अच्छी हो जाती है। तो डायबिटीज़ में ठीक है, वॉकिंग वगैरह तो इम्पॉर्टेंट होती ही है। साथ-साथ में इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है ना, उसको बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए भी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं कैसे करनी है। साथ-साथ में हमारी बॉडी की जो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग पावर हो गई ना, वो भी मेंटेन रहे, वो भी इम्प्रूव हो, मतलब कि हमारे अंदर वो स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। वो चीज़ में भी हेल्प करते हैं आपको और बताते हैं कि आपको किस-किस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, कब-कब करनी है। अगली चीज़ आती है कि मेरे हिसाब से कम आपके पास 1 महीने की अपनी मेडिसिन्स तो होनी ही चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइफ़ जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज इवेंट्स हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास मेडिसिन खरीदने का मौका ना हो या आप ना प्रोक्योर कर पाएँ, मार्केट में ही ना हो, सब कुछ बंद हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उससे हमारी अपनी बीमारी को हम क्यों बढ़ाएँ? तो अगर हमारे पास अगर दवाएँ हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और डायबिटीज़ में ऐसा तो है नहीं कि मतलब दवाएँ 1 हफ्ते के लिए लेनी होती हैं, उसके बाद बंद कर देनी होती हैं। इसमें तो दवा नॉर्मली लंबे टाइम ही चलती हैं। तो जनरली 1 महीने की अगर मेडिकल सप्लाई आपके पास है, उससे आपका मन ज़्यादा रिलैक्स रह सकता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी बीमारी ठीक से मैनेज लगातार हो रही है। अगली चीज़ आती है, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जो पिल बॉक्स होते हैं, मतलब एक तरह से जो मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, उनसे भी फ़ायदा होता है। तो आप भी अगर मेडिसिन्स लेते हैं और अगर आपकी मेडिसिन्स भी कई सारी हैं, तो फिर पिल बॉक्स से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हम मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। बट अगर पिल बॉक्स है, तो पिल बॉक्स के अंदर तो पूरा का पूरा शेड्यूल होता ही है। मंडे का अलग है, ट्यूसडे का अलग है ना? बुधवार का अलग है, वीरवार का अलग है, इस तरह से। और हर एक दिन के अंदर भी उसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं। सुबह का अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है। तो अगर कोई सुबह की मेडिसिन है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ली है कि नहीं ली, आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर वो खाली है, इसका मतलब आपने वो मेडिसिन्स इस्तेमाल कर ली थी। पिल बॉक्स से एक और फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है कि मरीज़ को नहीं ठीक से ध्यान रहता और वो डबल डोज़िंग कर लेते हैं। मतलब कि सपोज़ कोई सुबह की दवाई है, तो उन्होंने सुबह 7 बजे खाई थी, पत्ते से निकाल कर के। अब 8 सवा 8 बजे उनको बिल्कुल मन में ऐसा आया कि नहीं, मैंने तो दवा खाई नहीं थी, तो उन्होंने एक बार और खा ली। अब डायबिटीज़ वगैरह में क्या है ना कि ये सब चीज़ें बिल्कुल नुकसान दे सकती हैं क्योंकि शुगर कम करने वाली दवाई है, अगर डबल डोज़ में कोई खा लेगा तो हो सकता है शुगर ज़्यादा ही कम हो जाए। तो अगर पिल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तो सीधे-सीधे देख सकते हैं कि अगर वो कंपार्टमेंट खाली है, इसका मतलब दवा मैंने खा ली है। उस कंपार्टमेंट में अगर दवाई है, तो मतलब मुझे खानी है। अगली चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में जो एक हाइड्रेशन का लेवल है, पानी की मात्रा,
वो बिल्कुल पर्याप्त होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्टेबल बैलेंस्ड होनी चाहिए और इसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी ठीक है। क्योंकि ये आपको कितना पानी पीना होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आपका आपका बॉडी वेट कितना है, ठीक है? आपको कौन-कौन सी मेडिकल कंडीशन साथ-साथ में और हैं। उसी के हिसाब से डॉक्टर्स आपको असेस करके बता सकते हैं कि आपको दिन में लगभग इतना पानी पीना चाहिए। आपको लीटर में बताएँगे, आप उसे ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं या आपको वही ग्लास में कन्वर्ट करके बता देंगे। तो उससे क्या है कि मतलब हमें हाइड्रेटेड रहना है, ज़रूरी है। और ये भी नहीं करना हमें कि हम जो भी ये सब होते हैं ना, ये सोडा-वोडा, कोला वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें क्योंकि उनसे तो हमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी बॉडी में शुगर ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें पानी वाला काम पानी ही करेगा। ठीक है? आप अपने पास में एक वाटर बॉटल भी रख सकते हैं, ताकि अगर जब भी आपको पानी पीने का टाइम हो रहा है तो आपको उस टाइम पे कहीं दूर ना जाना पड़े, किसी से माँगना ना पड़े, आपने फटाक से बॉटल खोली, पानी पी लिया और अपना काम ठीक चल रहा है। अगली चीज़ आती है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी से कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक से पता होना चाहिए। ताकि आपके अंदर कोई भी लक्षण अगर पैदा हो रहा है तो आप थोड़ा समझ सकें कि क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ हो सकती है या कि ये कुछ और चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में अगर क्लैरिटी है तो हमें ये पता होता है ना कि भई कौन से लक्षण हैं जिसमें कि हमें अलार्म हो जाना है, जिसमें कि हमें फटाक से अपने डॉक्टर के संपर्क में आ जाना है। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक जनरल आइडिया बहुत ज़रूरी है होना। तो जैसे कि अगर मैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो ये होता ही है ना कि डायबिटीज़ की वजह से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो सकता है। जो हमारा हार्ट है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, हमारे मतलब हार्ट की बीमारियाँ हमें हो सकती हैं डायबिटीज़ की वजह से। साथ-साथ में न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब कि जो हमारे शरीर में जो नर्व सेल्स होती हैं, है ना? जो एक तरह से नर्वस सिस्टम की इकाई होती है, नर्व सेल्स वगैरह उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसे हम न्यूरोपैथी का नाम दे रहे हैं। साथ-साथ में क्या होता है कि किडनी के अंदर भी अलग-अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे कि हमारी किडनी ठीक तरीके से काम ना करे, ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ये भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, किडनी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाना। साथ-साथ में हमारी आँखों में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हम ये भी जानते हैं। तो आँखों में डैमेज होना, जिसे हम रेटिनोपैथी भी कहते हैं, वो वाली चीज़ भी डायबिटीज़ में एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हमें इन शॉर्ट कह रहा हूँ कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 डायग्नोज़ हुई है ना, तो आप कुछ ना कुछ करके अपने साथ में एक आइडेंटिफ़िकेशन इस तरह का रखिए कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। अब इसके लिए क्या है कि मेडिकल रिस्ट बैंड्स वगैरह भी मिलते हैं जिसमें कि आपकी डायग्नोसिस लिखी होगी, आप लिख सकते हैं कि डायबिटीज़ है मुझे, मैं ये मेडिसिन्स लेता हूँ। या और भी टैग्स मिलते हैं इस तरह के जो भी एक तरह से मेडिकल डिवाइस हो गए कि जो आइडेंटिफ़िकेशन के लिए होते हैं। तो वो अगर आपने अपने साथ में मतलब अटैच कर रखे हैं तो उससे क्या है कि अगर आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पर भी हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपकी टेक केयर करने के लिए कोई आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स नहीं है, तब भी अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ में जुड़ी हुई है ना कि आपको डायबिटीज़ है, तो उससे अगर भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ पैदा हो रही है उस टाइम पे कि जिसमें आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स को हेल्प हो सकती है। अगली चीज़ आती है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं भाई, तो बिल्कुल ये आपको छोड़ना पड़ेगा। स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्मोकिंग करने से डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरह से सीवियर या सीरियस वे में आ सकते हैं। तो स्मोकिंग जो है वो हर तरह से हार्मफुल है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ों के लिए। तो स्मोकिंग अगर आप खुद से नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी मेडिकल टीम से बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। आपको अलग-अलग इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि आपको अलग-अलग किस्म से गाइडलाइंस दी जाएँगी, आपकी हेल्प की जाएगी, आपको चीज़ें प्रेस्क्राइब की जाएँगी जिससे कि आपको ये टोबैको छोड़ने में हेल्प मिलेगी। अगली चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पूरी तरह से प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है कि अपनी स्ट्रेस जो है, मतलब जो तनाव है, उसे कुछ भी करके आप रिड्यूस कर सकें, मतलब कि कम कर सकें। अगर पूरी तरह से हटा सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाली चीज़ पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो रहती ही है। क्योंकि ना वैज्ञानिक परीक्षणों में देखा गया है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, कि अगर किसी को स्ट्रेस लगातार बनी रहे, तो उससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। और ये वाला हार्मोन क्या करता है कि ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को और बढ़ाता है। तो मतलब जब भी कभी स्ट्रेस होती है ना किसी को, तो उस टाइम पे उसकी डायबिटीज़ जो है, आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा खराब हो रही होती है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है और इसके लिए जो भी चीज़ काम कर रही है, वो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। जैसे बहुत लोग होते हैं मेडिटेशन करते हैं या माइंडफुलनेस वाली चीज़ कर रहे हैं या कि एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि उन्हें हेल्प मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। जैसे रीडिंग हो गई या कि कोई म्यूज़िक हो गया, कुछ भी घूमना, ट्रैवलिंग हो गई है या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं, किसी से बात करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी स्ट्रेस कैसे कम होगी, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। अगर ज़रूरत है तो वो आपको किसी तरह के टॉक थेरेपी के सेशन में भी जो है वो एनरोल कराने की सलाह दे सकते हैं या आपको कोई मेडिसिन्स भी दे सकते हैं।
अगली चीज़ आती है कि आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो और नींद की जो ड्यूरेशन है, मतलब जितना टाइम के लिए सोना चाहिए, वो आपकी पूरी की पूरी ड्यूरेशन हो रही हो नींद की। अगर आप कम टाइम के लिए सो रहे हैं, अगर आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ प्रभावित होती है। पुअर स्लीप से जो है वो हमारे इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, मतलब कि जिस जो मैंने कहा था कि हमारी बॉडी इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, वो वाली चीज़ बढ़ती है। साथ में अगर नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ भी बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया हमारे शरीर की अंदर की जो कोशिकाएँ हैं उनके अंदर क्षति की वजह से सूजन आना। तो अगर ऐसा होगा तो वो कोशिकाएँ ठीक से अपना काम नहीं कर पाएँगी और जिससे कि हमारी डायबिटीज़ प्रभावित होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मतलब कहने का शॉर्ट में सिंपल ये है कि आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है। आपको अपने सोने का जो शेड्यूल है वो रेगुलर करना है। सोने के पहले जो आपका सोने का एनवायरनमेंट है उसे इस तरह से बनाइए कि वहाँ पे आपको नींद जल्दी आ जाए, गहरी नींद आ जाए। तो इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि सोने के मतलब 4-5 घंटे पहले आप कॉफ़ी वगैरह का सेवन ना करिए, किसी भी अल्कोहल वगैरह का सेवन तो बिल्कुल वैसे ही नहीं करना होता डायबिटीज़ में। साथ-साथ में जो भी आपका ये मोबाइल वगैरह की लाइट का, टीवी की लाइट का एक्सपोज़र है, ये सब भी 2-3 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए सोने के टाइम के। सोने के जस्ट पहले आपको कोई हैवी खाना-वाना नहीं खाना चाहिए। आप समझते हैं ये सारी बातें। जो सोने का आपका माहौल है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। वहाँ पे हल्की-सी ठंड होनी चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। ये सब करके ना थोड़ा-सा ज़्यादा एक मदद मिलती है, गहरी और एक मतलब लगातार नींद लेने में। अगली चीज़ आती है कि आपके पास एक आपकी डायबिटीज़ की इमरजेंसी किट ज़रूर होनी चाहिए। उस इमरजेंसी किट में क्या-क्या होना चाहिए? एक तो कुछ एक मतलब ग्लूकोज़ की सप्लाई वाली चीज़ हो सकती है, कुछ मीठी चीज़ें मतलब हो सकती हैं कि अगर कभी शुगर कम हो गया तो उस टाइम पे आपने फटाक से वो कैंडीज़ या ग्लूकोज़ का पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मीठी है, चीनी है वरना, वो आपने फटाफट से ले ली। साथ में क्या होना चाहिए उसमें ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिसमें कि अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप फटाक से चेक करके देख लें कि कितना आपका ब्लड शुगर है। तो ग्लूकोमीटर भी आपकी डायबिटीज़ की इमरजेंसी किट में हमेशा होना चाहिए। साथ-साथ में ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि अगर शुगर इतनी ज़्यादा डेंजरसली कम हो गई, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया होता है कि आप ग्लूकागॉन का इंजेक्शन लगा लीजिए, सेल्फ इंजेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि उस टाइम पर शुगर जो है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो आपको एक टाइम विंडो मिल जाती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। साथ-साथ में आपकी इमरजेंसी किट में हमेशा जो भी आपके डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं, जो आपके पर्चे वगैरह हैं ना मतलब, वो भी होने चाहिए, चाहे उनकी फ़ोटोकॉपी ही हो। तो कम से कम ये पता रहेगा कि आप क्या-क्या मेडिसिन्स लेते हैं। अगली चीज़ आती है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जो खाना-पीना है ना आपका, फूड वगैरह, ये आपको ना थोड़ा एडवांस प्लानिंग करके चलना चाहिए। क्योंकि आपको अब खाने-पीने में बहुत अलग-अलग किस्म के परहेज़ हैं, बहुत अलग-अलग किस्म की आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो अगर आप ना पहले से ही प्लान करके चलेंगे ना अपने मेन्यू को, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें अलग-अलग रिक्वायरमेंट है ना, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, आपको मीठा भी नहीं खाना है और आपके अंदर बॉडी में किसी भी किस्म के मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब आप अपनी जैसे मेडिसिन्स तो प्लान कर ही रहे हैं, मेडिसिन्स तो जिस टाइम पे खानी है आप उस टाइम पे ही खा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपनी डाइट भी प्लान करके एडवांस में चलिए, उससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगी और आप एक बैलेंस्ड मील हमेशा ले सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि अपनी प्रोग्रेस को आप हमेशा ट्रैक करके रखिए कि जैसे होता नहीं है कि कुछ एक टाइम बाद आपका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें हमने देखा कि शुगर अब कितनी आई है। अगर वो शुगर आपकी बेहतर हो रही है, अगर आपका कंट्रोल अच्छा हो रहा है, तो आपको उस चीज़ को अपने मन में सेलिब्रेट करना है। आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल ये नहीं कि आप न्यूट्रल रहो या उदासीन रहो, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि आपकी कोशिश से, आपकी मेहनत से, आपकी मेडिकल टीम के सहयोग से वो चीज़ है कि अगर आपका शरीर इम्प्रूव हो रहा है, अगर आपकी बीमारी कंट्रोल में आ रही है, उससे अगर आप खुश हो रहे हैं, तो उससे एक तरह से हमें रिवॉर्ड जो मिलता है ना हमारे ब्रेन को, उससे हमारा ब्रेन हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है इनडायरेक्टली कि हम और ज़्यादा अच्छे से काम करें। मतलब हमें उससे अंदर से एनकरेजमेंट मिलता है। वही तो हमें चाहिए ना। तो मतलब आप हमेशा जो भी चीज़ें आपकी बीमारी में बेटर होती जा रही हैं, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है, तो उसे आप मन में उस चीज़ को लेकर के उत्साहित रहें। और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने से मेरा ये भी मतलब है कि जो भी आपके ब्लड शुगर वगैरह आ रहे हैं, आप उन्हें हमेशा एक किसी डायरी में मेंटेन करके रखें। आप जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जब भी आप करते हैं ना, उसका भी आप एक रिकॉर्ड रखिए। उससे आपको क्या होगा ना कि आप बीमारी को लेकर के क्या-क्या कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, तो क्या है कि आप उस चीज़ को देख कर के ना अपने मन में एक तो आपको हमेशा मोटिवेशन रहेगा कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं। प्लस क्या है कि ये वाला फीडबैक जब डॉक्टर्स के पास जाता है ना, तो उनको भी हेल्प मिल जाती है ये समझने में कि आपकी जो बॉडी है, वो बीमारी के लिए किस तरह से काम कर रही है, मतलब कि कितना रिस्पॉन्स कर रही है मेडिसिन्स के लिए। तो उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगली चीज़ इम्पोर्टेंट है जानना कि अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, तो किस-किस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं? और अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, तो किस-किस तरह के लक्षण आप फेस कर सकते हैं? तो अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है,
पहली बात तो ये है कि ऐसे में लक्षण आएँ हमेशा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई लक्षण नहीं आए हैं, पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर नापा गया है तो ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन अगर लक्षणों की बात करूँ तो ऐसे में क्या-क्या लक्षण देखे जाते हैं कॉमनली, कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, या कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, या कि बहुत ज़्यादा थकान है। ये कॉमनली देखे जा सकते हैं लक्षण, अगर ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और अगर बहुत कम है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एक शिवरिंग की सेंसेशन आ रही होती है, मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा अंदर से शेकिंग हो रही है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मैं बिल्कुल गिर जाऊँगा, बॉडी का बैलेंस ही नहीं बनेगा। मतलब अंदर से इतनी ज़्यादा, मैं अगर शॉर्ट करके बोलूँ, घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही होती है, वो वाला एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्पटम है हाइपोग्लाइसीमिया का। तो हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में डेंजरस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया वाला सिम्पटम आ रहा है, लक्षण लग रहा है ऐसा, फटाफट से जो है वो मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए। ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अगर आपको डॉक्टर्स ने बोला हुआ है, समझाया है कैसे लेना है, तो उसको आपको फटाक से आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी शुगर जो है वो उस टाइम के लिए इम्प्रूव हो जाएगी। अगली चीज़ आती है कि आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है डॉक्टर्स के साथ फ़ॉलो-अप में, और जो भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल आपका है उसमें आपको कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं करना है, अगर आपको आपके डॉक्टर्स ने बताया है वैक्सीनेशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल निमोनिया के वैक्सीन्स होते हैं, या फ्लू के वैक्सीन्स होते हैं, तो अगर डॉक्टर्स ने आपको आपकी एज के हिसाब से या आपकी बीमारियों के हिसाब से बताया है कुछ भी वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो जिस ड्यूरेशन में बताया है, आपको वो चीज़ पूरी तरह से फ़ॉलो करनी है, क्योंकि डायबिटीज़ वाली बीमारी में क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, वो भी प्रभावित होती है, वो थोड़ी कम होती है, कमज़ोर होती है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ एक बीमारियाँ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए ही डॉक्टर्स वैक्सीनेशन की एडवाइस करते हैं। अगर आप किसी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग थोड़ा-सा ओल्ड एज में आते हैं, उन्हें निमोनिया वगैरह होने का चांस या फ्लू वगैरह होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब भई आती है लास्ट बात, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं ना, इन्वॉल्व करके रखिए अपने साथ में, कि उन सबको पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। उन सबको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो भी आपका एक क्लोज़ सर्कल है, कि आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको ठीक से इन्वॉल्व करने से या पता लगने से क्या होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कभी आपको किसी टाइम पे एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो रही है, तो वो लोग ये बात समझ सकते हैं ना कि आपको ये लक्षण आ रहा है, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, तो वो ऐसे में आपको फटाक से एक मेडिकल जो है जगह पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे कि आपको इमरजेंसी में इलाज किया जा सकता है। साथ-साथ में क्या इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि हमें कोऑपरेशन ही मिलता है। मतलब कि अगर लोगों को पता है कि हमें डायबिटीज़ है, हमारे आस-पास के लोगों को, फिर वो हमारे खाने-पीने में ध्यान रखेंगे कि हम कुछ गलत चीज़ ना खाएँ, हमारे परहेज़ का ध्यान रखेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि हमारे आस-पास वो सारी चीज़ें ही हों, जिससे कि हमारी बीमारी से लड़ने में हमें मदद मिलेगी, जिससे कि हम बेटर तरीके से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास वालों को पता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो फिर वो एक तरह से आपकी जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ वाला शेड्यूल है, जो आपकी वॉकिंग वाला शेड्यूल है, उन सब चीज़ों में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हमेशा किसी भी काम को करने का एक मोटिवेशन भी ज़्यादा रहता है अंदर से, क्योंकि वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि 1 से 2 इन्वॉल्व हैं, या 1 से कई इन्वॉल्व हैं। तो फिर कभी अगर हमें अकेले कोई काम करना है, तो बहुत बार मन में अगर नहीं वो इतना मोटिवेशन आ रहा, तो फिर कमिटमेंट इंसान तोड़ देता है अपने आप से, क्योंकि और कोई तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं किसी का। अगर किसी दूसरे का भी इन्वॉल्वमेंट है ना, फिर लगता है कि यार मुझे उससे बोलना पड़ेगा। फिर वो क्या सोचेंगे, या क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरे में इतना भी कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है, मैं इतना भी मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? एक तरह से मेरी इसमें इंसल्ट हो रही है, तो इससे अच्छा है कि मैं कर ही देता हूँ काम। मतलब कि जो मेरा वॉकिंग का शेड्यूल है, मैं पूरा कर ही देता हूँ, या अगर मुझे जिम जाना है, तो मैं चला ही जाता हूँ। तो इसलिए हमेशा लोगों को अपने आसपास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, जिसमें कि आपके लिए बिल्कुल ह्यूज पॉजिटिविटी हो और ह्यूज मोटिवेशन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके साथ 20 वो सारी बातें डिस्कस की हैं, जो कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी अभी-अभी डायग्नोज़ हुई है, तो आपको ये चीज़ें जानना, मन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो में किसी भी जगह पे लग रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है ना, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे, तो आपको समझ में सारी चीज़ें बिल्कुल मन में वैसे ही बैठ जाएँगी कि क्या करना है हमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डायबिटीज़ की बीमारी में अगर आप अपनी शुगर को ठीक से मैनेज कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शुगर को ठीक से मैनेज आपकी नहीं हो पा रही है समहाउ, शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो फिर ये बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप फिर होते ही हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ये पता रहे कि बीमारी क्या है, बीमारी में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपके मन से डर भी खत्म हो। क्योंकि डर ना उस चीज़ का होता है जो हमें पता नहीं होती। जो अननोन होता है ना, उसका डर बहुत ज़्यादा होता है।
अगर आपको पता है बीमारी क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या-क्या करने से बीमारी की रोकथाम की जा सकती है, इसमें हम बेटर बचाव कर सकते हैं, तो आप हमेशा अंदर से ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे, हमेशा आप ज़्यादा अच्छे हेल्थ के डिसीजंस लोगे। थैंक यू वेरी मच।